देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसको लिख लेना भला इसे। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में दलाई लामा ने अपना ग्रेमी पुरस्कार किस श्रेणी में जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में। देखो पहले ग्रेमी अवार्ड की बात करते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिंपल सा एक प्रश्न बनता है। तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक अवार्ड है। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? अमेरिका के रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को और अभी 2026 में 68 नंबर का ये एडिशन हुआ। देखो दलाई लामा जी की हम बात करेंगे, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे जो और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो 2-3 कैटेगरीज में आपको जनरली बता देता हूँ, हमें ध्यान रख लेनी चाहिए। जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया बैड बनी को। किसके लिए? डेबी टेरार मास फोटोज के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस के विंड फ्लावर को चुना गया। और रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर लूथर को चुना गया। ये किसका है? केंड्रिक लैमर और SJA का। अंग्रेजी नाम है तो थोड़े से अजीब से होते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी दलाई लामा जी ने 90 वर्ष की आयु है इनकी और इन्होंने अभी अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो आप जानते हो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा। याद रखना वे 14वें नंबर के दलाई लामा है, जिन्हें तेंजिन ग्यात्सो के नाम से भी जानते हैं। और अभी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक कथन और कहानी श्रेणी में ये ग्रैमी अवार्ड जीता है। और उनकी एल्बम का नाम क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन नाम ध्यान रखना, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। एक्चुअली में इस एल्बम में उनकी शांत शैली में कही गई बातों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित संगीत के साथ जोड़ा गया है। मतलब कई कलाकारों ने मिलकर के उनकी बातों को एक संगीत का रूप दिया है, आप यूं समझो। और उस एल्बम का नाम मेडिटेशन है। 3 बातें याद रखनी है। दलाई लामा से प्रश्न है वो तो आपको याद रहेगा ही, किस कैटेगरी में मिला है और उनके एल्बम का नाम, वो याद रख लेना। और इस प्रोजेक्ट में सहयोग करने वाले जो संगीतकार रहे सूफस वेन राइट, उन्होंने ही उनकी ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किया। आपको पता है दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये प्रश्न भी आपका आ सकता है स्टैटिक में। कब? 1989 में। और वैसे अभी ये 14वें नंबर के दलाई लामा है, मैंने आपको बता ही दिया। इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो और वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं? याद रखना ये भारत में रहते हैं। भारत में भी कहा? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर याद रखना। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? फ्रीडम इन एक्साइल। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारी आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं आपका टेस्ट लूंगा तो फिर गलती नहीं करना। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड की बात चल रही है तो पिछले साल भी एक भारतीय अमेरिकी गायिका थी चंद्रिका टंडन, उन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड जीता था उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए। पिछले साल भी हमने इनका नाम पढ़ा था। और ग्रैमी अवार्ड से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना कि पहली बार किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड मिला? तो पंडित रविशंकर को 1968 में दिया गया था उनकी एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। और ये भी आया था कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही है? तो तन्वी शाह रही है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। 2010 में मिला था इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये आपके होमवर्क प्रश्न है। सभी आप देख सकते हो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे कि इस SSC MTS वाले प्रश्न जो 2023 में पूछा था, दलाई लामा जी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा है। बताओ, ऑप्शन आपके सामने। एक प्रश्न ये रो SSC CGL में पूछा गया। एक प्रश्न ये रो ग्रैमी अवार्ड से संबंधित स्टैटिक प्रश्न है। ये भी आपका स्टैटिक प्रश्न हो गया, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। एक ये लो, एक प्रश्न ये लो, एक और प्रश्न। तो ये इतने सारे प्रश्न हो गए। सबको सॉल्व करो आराम से, बताओ आंसर क्या होंगे। वीडियो को पॉज करो, आराम से पढ़ो और आराम से उत्तर लगाओ। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको आने चाहिए सारे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन ये राजस्थान के किस जिले में किया गया? भाई राजस्थान में तो किया गया, ये आपको पता है, लेकिन राजस्थान में भी कहाँ? और ये प्रश्न एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। तो राजस्थान के जैसलमेर में अभी 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2026 तक ये 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें क्या होता है? इसमें कई सारे आयोजन होते हैं, जैसे कि कैमल रेस होती है, ऊंट की दौड़ होती है, फोक म्यूजिक होता है, कल्चरल जो कंपटीशन होते हैं वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं यहाँ पे। और इस महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य थार डेजर्ट की समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाना है। कई अंग्रेज लोग आते हैं घूमने फिरने, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मजे मारते हैं। अच्छा, राजस्थान में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो जैसे डेजर्ट फेस्टिवल पूछते हैं कहाँ मनाते हैं? तो जैसलमेर में।
कैमल फेस्टिवल बीकानेर में। वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि कैमल फेस्टिवल बताओ किस राज्य में मनाया जाता है, सभी लगा देंगे राजस्थान में। वो अंदर का पूछता है, बताओ कहाँ पे। और वो चारों ऑप्शन आपके सामने आसपास के रखेगा, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे नहीं रखेगा वो कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर, वो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रखेगा। ठीक है, तो कैमल फेस्टिवल बीकानेर, थार फेस्टिवल बाड़मेर और मांड महोत्सव मारवाड़। और ये जो मांड महोत्सव है ना, अब इसको मारवाड़ महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्रश्न बना हुआ एग्जाम में कि मांड महोत्सव को अब किस नाम से जानते हैं, तो मारवाड़ महोत्सव के नाम से। और मांड ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है, तो ये राजस्थान का है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। बाकी जो आज हमने प्रश्न पढ़ा वो है मरु महोत्सव का, जो मनाते हैं जैसलमेर में। याद रखना, जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के किले और मकान येलो सैंडस्टोन से बने होते हैं। अब फेस्टिवल वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपसे पूछे न्यूकुम युलो उत्सव ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, किस जनजाति के द्वारा, नीशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदरम उत्सव का आयोजन किया था, पिछले साल की बात है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव ये मनाया गया गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया जाता है 10 दिनों तक। और पोंगल उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है 4 दिनों तक। सरहुल महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब अभी किस टूर्नामेंट में जीता, तो सही उत्तर होगा थाईलैंड मास्टर्स में। अब आप ध्यान देना, प्रश्न इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है। प्रश्न सिंपल होता है लेकिन उसको घुमा करके पूछ लेता है। ये प्रश्न अभी भाई करंट अफेयर्स में जो भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं सब लगभग सेम ही प्रश्न देते हैं। करंट अफेयर्स कोई अपने खुद का घर से बना के नहीं लाता है, जो मार्केट में चल रहा है वही बताया जाता है। लेकिन मेरा आज वीडियो लेट आया होगा, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कहीं और जाकर के पढ़ा होगा ना, तो ये प्रश्न आपको इस तरह से दिखेगा कि अभी थाईलैंड मास्टर्स में BWF सुपर 300 का खिताब किसने जीत लिया, देविका। सुपर 300 वाला खिताब जीता है। लेकिन एग्जामिनर उसको ऐसे दे देगा, मतलब जो आप याद करके गए हो ना वो तो एग्जाम में ही हमें मिल जाता है। यार ये तो हम याद करके आए, तो ये तो गिवन कंडीशन में दे दिया, पूछ कुछ और लिया, और वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यार अब ये प्रश्न ऐसा लगता है यार ये पढ़ के तो हम आए थे यार, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अब मैंने आपको इस तरह से प्रश्न बना करके दिया ना, अब आपको याद रहेगा। तो थाईलैंड मास्टर्स में जीता है। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है देविका सिहाग। इन्होंने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 का खिताब जीत लिया है। किसको हरा करके जीता, गोह जिन वेई को। ये मलेशिया की बैडमिंटन प्लेयर है। और देविका सिहाग का ये पहला सुपर 300 स्तरीय खिताब है। उनका तो पहला है, लेकिन ये तीसरी भारतीय महिला है ये खिताब जीतने वाली, साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद। अब बैडमिंटन की बात है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि अभी 2026 में 30वां बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ होगा, नई दिल्ली में। BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष अभी बनाया गया PV सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए। और PV सिंधु अभी 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर ये बन गई है और दुनिया की 6ठी प्लेयर बन गई ऐसा करने वाली। साइना नेहवाल के बारे में बड़ा अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। अभी जो 24वां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, मेन सिंगल जीता ली चुन यी ने, ताइवान से है। और वुमेन सिंगल आंग सी यांग ने जीता, साउथ कोरिया से है। ठीक है, और ये PV सिंधु वाला ही प्रश्न है जो हमने ऊपर पढ़ लिया। बाकी बैडमिंटन को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया, और इसकी प्रेसिडेंट है खुनयिंग पटामा, ये थाईलैंड से हैं। अभी नई नई बनी थी 2025 में, नाम ध्यान रखना। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1934 में होती है। ये दोनों याद रखना आसान रहेगा आपको, दोनों की स्थापना सेम वर्ष में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली और हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री भी है। बाकी थॉमस कप हो गया, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सबका संबंध बैडमिंटन से है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा गुरु रविदास। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर प्रमुख समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास के सम्मान में उनके नाम पे रखा है। क्या नाम रख दिया, श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा भी से कहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना के
हलवारा हवाई अड्डे पर एक नए सिविल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। आपको बताना चाहूंगा अभी 1 फरवरी 2026 को गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई थी, जो कि माघ महीने की पूर्णिमा को होती है। इस बार 649 नंबर की जयंती मनाई गई। और जब बजट पेश हुआ था ना, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था 1 फरवरी को, तो बजट की स्टार्टिंग में उन्होंने बोला भी था कि माघ पूर्णिमा और संत रविदास जी की जयंती पर मैं ये 2026-27 का बजट पेश करने जा रही हूँ। तो इनका नाम लिया था रविदास जी का, और उन्हीं के नाम पे अभी पंजाब में इस आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदला गया, उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रविदास जी का जन्म हुआ था वाराणसी में, मतलब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बाकी नाम बदलने वाला प्रश्न है, तो इसी तरह के कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज कराए जाए। आ जाओ। अभी याद होगा महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर किया गया था। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया। पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम के नाम से जानते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट को अब महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं। अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पे रखा था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट इसे अब शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल, जो कि एक तरह के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान की फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया। उत्तराखंड की एक सुरंग है सिलक्यार सुरंग, उसे अब बाबा बौखनाग के नाम से जानते हैं। ये 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग है। और पंचमणि वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, इसे भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। और बिहार के गया शहर को गयाजी कर दिया गया। ठीक है जी, समझ में आया जी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है। थीम आपसे पूछ ली है, तो इसका सही उत्तर होगा आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। ठीक है, कल भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, चलो एक बार फिर बता देता हूँ कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो पहली बार एक सम्मेलन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के रामसर स्थल पे। इसीलिए उस कन्वेंशन को, उस सम्मेलन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम ये वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था ये ध्यान रख लेना, 1997 में। और भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर कब किए थे, 1 फरवरी 1982 को। कल हमने पढ़ा था कि अब भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हो चुके हैं, तो 98 हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट 2 शामिल हुए, वो भी देख लो। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो आपको एटा जिला उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल बन गया है। और दूसरा है छारी डांड पक्षी अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा कच्छ गुजरात में, ये गुजरात का 5वां रामसर स्थल बना था। सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में मिलेंगे 20, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है 11 के साथ में। बाकी कुछ और स्टैटिक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखो, अगर पूछे भारत का पहला रामसर स्थल, तो चिल्का लेक जो उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, कब, 1981 में। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, कब बना था, 2019 में। सबसे छोटा रामसर स्थल पूछोगे तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका है, 2005 में बना। उसके अलावा याद रखना उदयपुर और इंदौर ये वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय शहर बने थे। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, जी श्री वेंकटेशन। और रामसर सचिवालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, तो रामसर से ये सभी स्टैटिक प्रश्न और ये करंट अफेयर्स दोनों मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। और थीम याद रखना, थीम मैंने आपको बता दिया है क्या, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। और अभी 1 फरवरी को हमने कौन सा दिवस मनाया था, भारतीय तटरक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स डे। अच्छा, 1 जनवरी का एक और डे आप ध्यान रख लो, वो हमारा छूट गया है, 30 जनवरी का। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम भी है एकजुट हो, कार्य करें, उन्मूलन करें, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 10वां मिसिंग युवा महोत्सव ये कहां पर मनाया गया, तो आंसर होगा असम में। हम बात कर रहे हैं मिसिंग यूथ फेस्टिवल। 2026 में इसका ये 10वां एडिशन का आयोजन हुआ। अभी 25 से लेके 29 जनवरी 2026 तक। कहां पर, असम में, असम के धेमाजी में। तो इसका आयोजन मिसिंग जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखना। मिसिंग यूथ महोत्सव है तो मिसिंग जनजाति के द्वारा ही आयोजन होगा।
या हम यूं भी कह सकते हैं कि मिसिंग जनजाति का ये एक बड़ा कल्चरल यूथ फेस्टिवल है, जिसमें उनके ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमारे तो मैं आपको असम लेकर के चलता हूँ। अच्छा, ये आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न रहेगा। ये देखो 2025 में ही एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। आपको बताना है अलिये लिगोंग उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो, अलिये लिगोंग उत्सव ये मिसिंग जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एग्जाम के पूछे गए प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी इनका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, और पहले नहीं दिया हूँ, आज ही की क्लास में इन सबके उत्तर मैंने दिए हैं आपको। पहले मैं आपको उत्तर देता हूँ, फिर आपसे प्रश्न पूछता हूँ, और फिर चेक करता हूँ कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं सुना, आप ध्यान से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। अभी जब पीछे फेस्टिवल से रिवाइज कराए थे ना, वहीं पर हमने इसके बारे में बात की थी। बताओ अभी इसका उत्तर क्या होगा। हम असम चलते हैं, ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई, ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, और फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल नृत्य सतरिया है, क्लासिकल डांस। त्योहार में बात करोगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। और असम का 7वां नेशनल पार्क बना था दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। बाकी 6 कौन से हैं, रायमोना नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। भारत का जो पहला तेल का कुआं खोजा गया था यहीं पर दिग्बोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल यह है भूपेन हजारिका, डोलो सदिया पुल भी कहते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर ही आपको मिलेगा। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न बात करें असम से, तो याद रखना एक चराईचुंग महोत्सव ये मनाया जाता है यहीं पर चराईचुंग पक्षी अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा असम के माजुली द्वीप पर। और ये असम के माजुली द्वीप पर स्थित एशिया का पहला संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य है। तो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। ये माजुली द्वीप अलग से इंपॉर्टेंट वैसे याद रखना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो आपको असम में मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। बाकी अभी 27वीं जो नवरत्न कंपनी बनी थी नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है। प्रेरणा स्कीम यहाँ पे शुरू हुई थी। और मोइदम, ये आप जानते ही हो, भारत का जो 43rd नंबर का यूनेस्को विरासत स्थल बना था वो मोइदम है जो आपको मिलेगा असम में। अभी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये शुरू हुई असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बना असम। असम ने संस्कार शाला कार्यक्रम शुरू किया 4 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। उद्देश्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम के मिसामारी में एक हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी। बगरुम्बा ये असम का लोक नृत्य है जो कि बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। अभी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, एक साथ 10,000 से अधिक बोडो कलाकारों ने मिलकर के इस नृत्य का प्रस्तुति दी। अच्छा, बोडो जनजाति से याद रखना है बोडा त्योहार हमने पढ़ा था, मिलते जुलते इसलिए साथ में बता रहा हूँ। बोडा त्योहार इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में होता है, किया जाता है हाटी जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्र उच्च विकास वाले क्षेत्रों जिन्हें आप सनराइज सेक्टर्स बोलते हो, इनमें आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर। तो इस तरह के टोटल 8 सेक्टर्स को तेजी से और आसानी से लोन दिलाने में ये सहायता करना चाह रहा है, और इसी के लिए इसने ये चक्र नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया एसबीआई ने। और इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक इन क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने में मदद करना है। सिंपल शब्दों में कहें तो चक्र क्या है, तो ग्रीन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई की तरफ से एक स्पेशल फंडिंग हब है। अब एसबीआई की बात कर लें, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। टैगलाइन होती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और याद रखना श्रीनगर की डल झील में जो फ्लोटिंग एटीएम चलाया था किस बैंक ने, एसबीआई ने ही। वैसे आपको यह भी बता दूं कि एसबीआई ने जो अपना पहला तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया था ना, वो 2004 में किया था केरल में। कुछ और प्रश्न अगर यहाँ से देखना चाहो तो महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना शुरू की थी एसबीआई ने। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने थे श्रीनिवासुलु शेट्टी जो कि एसबीआई के चेयरमैन है। एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर ये कहां पर शुरू किया था, कोलकाता और हैदराबाद में। एसबीआई में एक चेयरमैन होते हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। चेयरमैन तो हमने देखा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है,
और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? रवि रंजन जो भी नए बने थे, अश्विनी कुमार तिवारी, राम मोहन राव अमारा और राणा आशुतोष कुमार सिंह। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुनेत्रा पवार को। अभी आपको बताइए, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार, उनका विमान हादसे में निधन हो गया। तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है और राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार, उन्हीं को महाराष्ट्र का डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाया गया और इस तरह से वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। वे 2024 में राज्यसभा एमपी भी चुनी गई थी। तो अब अगर बात करेंगे कि महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री, पहले भी 2 ही थे, एक तो थे एकनाथ शिंदे और जो दूसरे थे अजित पवार। अब उनकी जगह आ गई है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। बाकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही थे। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। इनके पास एडिशनल चार्ज है महाराष्ट्र के गवर्नर का। वैसे तो ये गुजरात के गवर्नर है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रुसोमा संतरा महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा इसका नागालैंड में। तो नागालैंड के रुसोमा गांव में ये रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। इस बार इसका 5वां संस्करण है। तो यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले रसीले संतरों का प्रदर्शन किया जाता है। थीम भी रखी है। क्या है थीम? रुसोमा की प्रचुरता, एबंडेंस ऑफ रुसोमा। और आयोजन करने का उद्देश्य है स्थानीय संतरा उत्पादकों का समर्थन करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। अच्छा, संतरे से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ये प्रश्न एग्जाम में भी आता है, देखो आप देख सकते हो। आप मुझे बताओ कि ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, उत्तर दो। बाकी मैं आपको नागालैंड ले चलता हूँ। ये रहा मैं नागालैंड। यहीं पर अभी हमने देखा रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन हुआ। कैपिटल इसकी कोहिमा हो गई। गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर है वैसे, और मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो। यहाँ का स्टेट एनिमल घड़ियाल है, मिथुन। स्टेट बर्ड है ब्लिथ ट्रोगोपैन। और नेशनल पार्क नौटंकी नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा आईटीबीपी। तो ये अग्नि परीक्षा है जो कि एक संयुक्त फायरिंग अभ्यास है। यह आयोजन किन किन के बीच हुआ या किन्होंने मिलकर के इसका आयोजन किया? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी ने मिलकर के। ये 2 फेजेस में हुआ। मतलब यूं पूछो कि हुआ कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहने की बात तो यही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 2 फेजेस में हुआ है। 19 से लेकर 24 जनवरी तक हुआ अरुणाचल प्रदेश के ही पूर्वी सियांग जिले में, और दूसरा फेज भी अभी 25 से 28 जनवरी तक हुआ था अरुणाचल प्रदेश के तेजू क्षेत्र में। तो पहला फेज, दूसरा फेज, ये तो बताने वाली बात है। सिंपल सा याद रखो कि हुआ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो नाम है अग्नि परीक्षा, जो कि एक संयुक्त फायरिंग अभ्यास है, भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में हुआ। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नए डायरेक्टर जनरल बने थे, नाम याद रखना, शत्रुजीत कपूर। मोटो होता है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी क्विज और पीडीएफ आपको अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये स्पेन के प्लेयर है। और वुमेन सिंगल का पूछेंगे तो एलेना रिबाकिना ने जीता है, कजाकिस्तान की प्लेयर है। फिर हमने देखा पटना पक्षी अभ्यारण्य अभी से रामसर सूची का दर्जा मिल गया, रामसर सूची में शामिल कर लिया। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू हुई? गुजरात। उसके अलावा किसने मैया 200 नाम से एक चिप को लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और अभी 39 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का आयोजन ये हुआ चेन्नई में। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया 1 फरवरी को। और समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स की डिजिटल वसूली शुरू करने वाला भारत का पहला जिला बना धमतरी, छत्तीसगढ़ का है। 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। और 2026 में पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जस्पे। और आखिरी प्रश्न पूछा, केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए किस पहल की शुरुआत की जाएगी? शी मार्ट्स। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का अभी निदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर होगा कणाद दास, डॉक्टर कणाद दास। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।